तो मेरा नाम है उज्ज्वलानंद जैन। आप देख रहे हैं मैकेनिकल सारथी। तो जो मैंने पावर प्लांट की एसएससी जेईई के लिए सीरीज़ शुरू की है, आज इसको हम टॉपिक 2 पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ गैस साइकिल, और हम जिसको कहते हैं ब्रेटॉन साइकिल या जूल साइकिल। ठीक है, तो आज हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले जो टॉपिक फर्स्ट हमारा था वो रैनकाइन साइकिल था, जिसको हमने कंप्लीट कर दिया है। काफ़ी अच्छे से हमने किया है, सारे टॉपिक को अच्छे डिटेल में पढ़ा है। जो कॉन्सेप्चुअल था उसको कॉन्सेप्ट की तरह पढ़ा है, और जो थ्योरी था उसको थ्योरी को भी हमने अच्छे से कवर किया है। तो उसी तरह आज हम गैस टर्बाइन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मैं हेडिंग डाल देता हूँ, ब्रेटन साइकिल, ब्रेटॉन साइकिल। ये इसको हम क्या बोलते हैं, ये कहाँ यूज़ होता है? गैस पावर प्लांट में। गैस पावर प्लांट में इसको ही हम जूल भी बोलते हैं, जूल साइकिल भी यही है। तो आपसे ये किसी भी बारे में पूछे इस नाम से, तो आपको ब्रेटॉन पूछे, गैस पावर प्लांट की साइकिल पूछे या जूल साइकिल पूछे, आपको आंसर यही होगा जो हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए जैसे कि हमने रैनकाइन के बारे में पढ़ा था कि रैनकाइन कहाँ यूज़ होता है? स्टीम पावर प्लांट में। रैनकाइन कहाँ यूज़ होता है? स्टीम पावर प्लांट में, थर्मल पावर प्लांट में। उसी तरह ब्रेटन साइकिल कहाँ यूज़ होगा? गैस पावर प्लांट में। ठीक है, ब्रेटॉन साइकिल का यूज़ कहाँ होता है? इसका एक यूज़ और होता है। ये यूज़ कहाँ होता है? यूज्ड इन एयरक्राफ्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यूज्ड इन एयरक्राफ्ट। ये एयरक्राफ्ट में यूज़ होता है। क्यों ये यूज़ क्यों होता है? बिकॉज ऑफ लाइटर वेट। बिकॉज ऑफ लाइटर वेट। बिकॉज ऑफ लाइटर वेट, इसका वेट कम होता है, इसलिए हम इसको कहाँ भी यूज़ करते हैं? एयरक्राफ्ट में। क्योंकि देखिए एयरक्राफ्ट में वेट की बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक है, अब समझिए एयरक्राफ्ट को उड़ना है, तो अगर वेट बहुत ज़्यादा हो जाएगा सिस्टम का, तो ऑटोमेटिक फ्यूल कंजम्पशन बढ़ जाएगा। इंजन से उसको उड़ाना है, तो हमारे को वेट एक बड़ा बड़ा कंसर्न होता है। ठीक है, देखिए दो तरह के साइकिल होते हैं ब्रेटॉन साइकिल में। एक होता है ओपन साइकिल, एक होता है क्लोज साइकिल। देखिए मैंने क्या बोला? एक होता है ओपन साइकिल, एक होता है क्लोज्ड साइकिल। इसको आप यहाँ समझ लीजिए, इससे कई बार क्वेश्चन पूछता है। देखिए ओपन साइकिल में क्या होता है? कंबशन चैम्बर होगा। ठीक है, कंबशन चैम्बर होगा, और जो दूसरा हीट एक्सचेंजर होता उसके जगह हम एटमॉस्फेयर को एज अ सिंक यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपने कोई भी थर्मोडायनेमिक्स का केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट पढ़ा होगा, तो उसमें दो चीज़ लिखी होती है। एक केल्विन प्लैंक में ये लिखा होता है कि सिंगल रिजर्वायर से हम हीट एक्सचेंज करके वर्क आउटपुट नहीं ले सकते। तो उसी प्रकार हमको सोर्स एंड सिंक चाहिए रहेगा। तो ओपन सिस्टम में सोर्स क्या हुआ? कंबशन चैम्बर में हीट आप डाल रहे हैं। सिंक क्या हुई? यहाँ पे हुई एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो यहाँ पे सोर्स क्या यूज होता है? सोर्स में कंबशन चैम्बर, ऐसा सोर्स कंबशन चैम्बर यूज होता है। और यहाँ पे हम सिंक किसको यूज करते हैं? सिंक हम एटमॉस्फेयर को यूज करते हैं, इसलिए ये ओपन होती है। यहाँ ये होता है कि जो आपकी सेम वर्किंग फ्लूइड है वो फिर से नहीं जाएगी, उसको हम एटमॉस्फेयर में डंप कर देते हैं। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, रैनकाइन हमेशा क्लोज होगी। क्यों? क्योंकि वहाँ कंडेंसर ज़रूरी है, नहीं तो वर्क आउटपुट कम मिलेगा, इसलिए वो हमेशा क्लोज होगी। पर इस केस में ओपन भी हो सकता है। ओपन क्यों होगा? क्योंकि हम एटमॉस्फेयर में डंप कर दे रहे हैं। ठीक है, और ब्रेटन साइकिल 99% आपको ओपन मिलेगा। ठीक है, उसका मैं भी आपको रीज़न बताऊंगा क्यों। देखिए यहाँ पे जो सोर्स है वो क्या होगा? कंबशन चैम्बर। यहाँ पे जो सिंक है, यहाँ पे जो सिंक है ये है हीट एक्सचेंजर। एक हीट एक्सचेंजर एक्स्ट्रा लगता है। तो ये क्या होगा? लाइटर इन वेट। क्यों लाइटर इन वेट?
क्योंकि यहाँ पे आप डायरेक्टली डंप कर दे रहे हैं एटमॉस्फेयर पे, आपको एक्सटर्नल कोई हीट एक्सचेंजर वहाँ उस सिस्टम पे नहीं लगाना पड़ रहा है। अगर आप एक और हीट एक्सचेंजर लगाएंगे तो जो पूरा साइकिल होगा वो बल्कि हो जाएगा। इसीलिए ये होता है क्लोज्ड साइकिल जो होता है हैवी इन वेट। क्यों हैवी इन वेट? बिकॉज एक्स्ट्रा हीट एक्सचेंजर इज एडेड। अब आप मुझे बताइए ब्रेटॉन साइकिल हम एयरक्राफ्ट में यूज़ क्यों कर रहे थे? क्योंकि उसका वेट लाइट था। तो आप मुझे बताइए कि आप क्लोज्ड साइकिल को यूज़ करेंगे कहीं पे भी या ओपन साइकिल को? तो ऑब्वियसली बात है हम यूज़ क्यों कर रहे हैं ब्रेटॉन साइकिल को? क्योंकि उसका वेट कम है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि लाइटर इन वेट होने के कारण ये 99% यूज्ड, ये ओनली 1% यूज्ड। समझ रहे हैं? यहाँ तक ये क्लियर हो गया आपको बात? अब मैं सिंपल ब्रेटॉन साइकिल को ड्रॉ करता हूँ, फिर हम देखते हैं क्या है। देखिए सिंपल ब्रेटॉन साइकिल, सिंपल ब्रेटॉन साइकिल क्या है? मैं पहले साइकिल लिख देता हूँ, फिर आपको एक एक प्रोसेस में बताऊंगा कि हो क्या रहा है। ठीक है, देखिए सबसे पहले 1 से 2 में कंप्रेशन हुआ, 2 to 3 कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। ठीक है, फिर एक्सपांशन हुआ, फिर ये ओपन है तो इसलिए इसको मैंने डॉट लाइन से शो की है, क्योंकि यहां छोड़ने के बाद आपको जो नया वर्किंग फ्लूइड डालना है वो स्टेट 1 से आप डालेंगे। आप समझ रहे हैं क्या हुआ? 4 पे आपने एटमॉस्फेयर में डंप करके निकाल दिया, तो अब अगला जो, क्योंकि ये ओपन सिस्टम है तो फिर से न्यू वर्किंग फ्लूइड डालना पड़ेगा, तो वो जो नया वर्किंग फ्लूइड होगा वो स्टेट 1 से अब आप शुरू करेंगे। इस तरह एक साइकिल बन जाएगी ओपन की। ठीक है, तो ये है, तो ये कांस्टेंट प्रेशर है। ठीक है, यहाँ ये टीएस डायग्राम है। अच्छा, अब आप एक देख लीजिए, ये यहाँ पे भी प्रेशर कांस्टेंट होगा, जो 1 का है वो 4 का होगा प्रेशर। अब आप ये बोल रहे होंगे कि सर 2 and 1 के बीच जो प्रेशर रेशियो है और 3 and 4 के बीच जो प्रेशर रेशियो है वो तो सेम है। तो जो कंप्रेशन वर्क है वो एक्सपांशन वर्क से ज़्यादा कैसे है, सॉरी कम कैसे है? मैं क्या बोल रहा हूँ, जो कंप्रेशन वर्क है वो एक्सपांशन वर्क से कम होगा। दोनों बल्कि सेम प्रेशर रेशियो में काम कर रहे हैं। इसका रीज़न ये होता है कि ये जो लाइन है कांस्टेंट प्रेशर लाइन, ये डाइवर्जिंग इन नेचर होती है। मींस यहाँ जो गैप होगा, इस यहाँ पे जो गैप होगा वो कम होगा, यहाँ पे जो गैप होगा वो बढ़ेगा, क्योंकि ये क्या होती है, डाइवर्जिंग लाइंस होती है, ये फैलती जाएंगी लाइंस। तो यहाँ जो प्रेशर रेशियो में आपको वर्क करना पड़ेगा वो कम करना पड़ेगा। इसीलिए इस एक्सपांशन, ये डाइवर्जेंस का यूज़ करने के लिए हम हीट ऐड करते हैं, ताकि ये पॉइंट यहाँ पहुँच के एक्सपांशन बढ़ जाए हमारा, तो नेट वर्क आउटपुट मिले हमको वर्क देना ना पड़े। ठीक है, तो ये कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग के कॉन्सेप्ट से सॉल्व होता है कि आपको वर्क ज़्यादा क्यों मिल रहा है। एक ये हो गया। अब हाँ, यहाँ पे जो गैस टरबाइन ब्लेड जो होती है वो किसकी बनी होती है? ब्लेड इज मेड ऑफ टाइटेनियम बेस्ड एलॉय, बेस्ड एलॉय। क्यों? मैं बताता हूँ क्यों, देखिए अब आप, जनरल एफिशिएंसी ऑफ ब्रेटॉन जो होती है वो कितनी होती है? वो 20 to 25% होती है। इसमें जो मैक्सिमम टेम्परेचर लगभग जाता है वो 1000 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास जाता है। इसी रीज़न से हम हाई मेल्टिंग पॉइंट टाइटेनियम ब्लेड यूज़ करते हैं जो हाई टेम्परेचर में विथस्टैंड कर जाए। तो 1000 डिग्री तक तो और कोई ब्लेड स्टैंड ही नहीं करेगी एफिशिएंटली, इसलिए हम टाइटेनियम यूज़ करते हैं, क्योंकि 1000 डिग्री के आसपास इसका टेम्परेचर जाता है। अब इसके कुछ वो देख लेते हैं हम, आइडियल ब्रेटॉन साइकिल के एजम्पशन।
पहला, ऑल प्रोसेस आर रिवर्सिबल। ऑल प्रोसेस आर रिवर्सिबल। सेकेंड, यहाँ पे हम एज्यूम करते हैं कि नो लॉस ऑफ प्रेशर। थर्ड, प्रोसेस आर फ्रिक्शनलेस। फ्रिक्शनलेस। एंड Cp, Cv एंड गामा वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, वैल्यू रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, तो मैं आइडियल साइकिल की एफिशिएंसी ऑफ आइडियल ब्रेटॉन यहां लिख रहा हूं डायरेक्ट। वो क्या होगा, 1 माइनस T1 बाय T2। ठीक है, और आइडियल ब्रेटॉन, अगर मैं इसको प्रेशर रेशियो के टर्म पे लिखूं तो 1/RP गामा माइनस 1/गामा। ठीक है, अब देखिए ये जो प्रोसेस है कौन सा, 1 and 2 and 3 and 4, तो जो T2/T1 होगा वो RP गामा माइनस 1/गामा होगा। सिमिलरली T3/T4 होगा, वो होगा RP गामा माइनस 1/गामा। यहाँ RP क्या होगा, प्रेशर रेशियो, जो कि सेम होगा, डेट इज P2/P1 ये बराबर होगा P3/P4 के। ये रेशियो तो सेम होगा क्योंकि P1 P4 के बराबर है और P2 P3 के बराबर है, तो ये प्रेशर रेशियो होगा, ये कांस्टेंट होगा। तो अगर मैं इन दोनों को इक्वेट कर दूं तो T2/T1 इज इक्वल टू T3/T4, तो T2 इंटू T4 इज इक्वल टू T1 इंटू T3। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। क्या होगा, 2 टेम्परेचर दे देगा, सॉरी 3 टेम्परेचर दे देगा और 1 टेम्परेचर को निकालना रहेगा। तो याद रखना E1 मल्टीप्लाई, ये मैं ट्रिक बता रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट नहीं है, मल्टीप्लाई इज इक्वल टू ऑड मल्टीप्लाई कर देना, मल्टीप्लाई। ठीक है, T2 T4 इवन है, T1 T3 ऑड है, तो T2 इंटू T4 इज इक्वल टू T1 इंटू T3। नंबरिंग 1 2 3 4 ऐसा करना है आपको। ठीक है, हाँ, अब ये जो फॉर्मूला है आइडियल ब्रेटन साइकिल का, उसको हम देख लेते हैं कि उसमें फ़र्क क्या है। तो देखिए, याद रखिएगा, अगर आप प्रेशर रेशियो बढ़ाएंगे, अगर आप प्रेशर रेशियो बढ़ाएंगे तो एफिशिएंसी ऑफ ब्रेटॉन बढ़ेगी। सिमिलरली अगर आप गामा की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो भी एफिशिएंसी ऑफ ब्रेटॉन इंक्रीज होगी। तो इसका अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करूं, एफिशिएंसी और आरपी का, अच्छा अगर आरपी को मैं 1 मान लूँ, आरपी को अगर मैं 1 मान लूँ तो एफिशिएंसी ऑफ ब्रेटॉन कितनी हो जाएगी, 1 माइनस 1/गामा माइनस 1/गामा। तो 1/1 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो जो ये जो साइकिल शुरू होगी ना, वो यहाँ से होगी जहाँ RP 1 होगा, ये 0 से शुरू नहीं होगी। याद रखिएगा, ये जो साइकिल होगी वो, क्योंकि RP 0 प्रेशर रेशियो 0 नहीं हो सकता, मिनिमम वैल्यू ऑफ प्रेशर रेशियो इज 1। P2 और P1 बराबर हो सकते हैं, ऐसा थोड़ा ना है कि P2 छोटा हो जाएगा P1 से, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कंप्रेशन के प्रोसेस में। तो ये जो होगा वो ऐसा बनेगा, कुछ इस तरह। तो ये जो ये कर्व है, इसके लिए मान लीजिए गामा जो है वो 1.33 है। ठीक है, अब जो अगला जो प्रोसेस होगा, अगर गामा की वैल्यू बढ़ाएंगे तो ये होगा गामा 1.4। ये डायरेक्ट आपसे कर्व पूछ सकता है। ये होगा गामा
1.66। तो देखिए जैसे ही इन तीनों केस में अगर मैं सेम प्रेशर रेशियो मान लीजिए फिक्स्ड प्रेशर रेशियो है, देखिए प्रेशर रेशियो मैंने इस पॉइंट पे फिक्स कर दिया, ये फिक्स्ड है, ठीक है। तो ये एफिशिएंसी गामा 1.33 में, ये एफिशिएंसी 1.4 पे, और ये एफिशिएंसी इसमें 1.6 में। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी किसमें मिलेगी, जहाँ गामा ज़्यादा है, ठीक है। ये जो होता है ये 1.66, ये होता है मोनो एटॉमिक गैसेस, जैसे कि हीलियम, नियॉन एटसेट्रा, ठीक है। ये होता है एयर या डाई एटॉमिक के लिए, जैसे कि H2, N2 एटसेट्रा। ये होता है ट्राई एटॉमिक, जैसे कि H2O, O3 एटसेट्रा, ठीक है। तो अगर आपको पूछे कि ब्रेटॉन की हाईएस्ट एफिशिएंसी सेम कंप्रेशन रेशियो में, सेम प्रेशर रेशियो में कहाँ मिलेगी, तो आप बोलेंगे मोनो एटॉमिक गैसेस यूज़ करके, रिलेटेड हीलियम यूज़ कर लीजिए आप, या नियॉन यूज़ कर लीजिए, आर्गन यूज़ कर लीजिए, जो मोनो एटॉमिक गैसेस हैं, ठीक है। एयर को हम डाई एटॉमिक ट्रीट करते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें N2 का परसेंट बहुत ज़्यादा होता है, और N2 खुद में ही डाई एटॉमिक है, ठीक है। तो ये आपको ये क्लियर हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आपसे पूछता है ये क्वेश्चन। अब देखिए, और ये याद रखिएगा कि ये जो कर्व है वो 1 से शुरू होगा, 0 से नहीं शुरू होगा, ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक इससे रिलेटेड है, ऑप्टिमम प्रेशर रेशियो फॉर मैक्सिमम वर्क। ओके, तो देखिए यहाँ पे जो W नेट होगा, यहाँ जो W नेट होगा वो क्या होगा, मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ Q सप्लाइड माइनस Q रिजेक्ट, ऐसा मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये कैसा होगा, Q सप्लाइड क्या होगा, MCP T3 माइनस T2। आप एक बार फिर से वो डायग्राम देखिए, MCP T4 माइनस T1। तो ये M को अगर मैं यूनिट मान लूँ तो CP बाहर आ गया, T3 माइनस T2 माइनस T4 प्लस T1, ठीक है। मैं इसको पूरा डिराइव नहीं कर रहा हूँ, बस मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ कि W मैक्स हम आप कैसे निकालेंगे, ठीक है। ये यहाँ पे क्या हो गया, अब देखिए T2 T4 इज इक्वल टू T1 T3, ये जनरल कंडीशन है आपकी, जनरल, ठीक है। ये मैक्सिमम के लिए नहीं है, जनरल कंडीशन है। अब मैं यहाँ पे कंडीशन डायरेक्ट लिख देता हूँ, कंडीशन फॉर W मैक्स, ये आपको डायरेक्टली याद होनी चाहिए, ठीक है। ये ऊपर की याद ना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इस केस में जो T2 है वो T4 के बराबर हो जाता है, ठीक है। ये कंडीशन हम लिखते जा रहे हैं, T1 इंटू T3। तो याद रखिएगा जो T1 है वो मिनिमम टेम्परेचर ऑफ साइकिल है, और जो T3 है वो मैक्सिमम टेम्परेचर है, ठीक है। ये क्लियर हो गया पहली कंडीशन। अब दूसरी, जो आरपी ऑप्टिमम होगी इस कंडीशन के लिए, ये बहुत बार पूछता है, तो ये T3 अपॉन T1 गामा अपॉन 2 गामा माइनस 1, ठीक है। इस केस के लिए एफिशिएंसी ऑफ ऑप्टिमम कितनी होगी, ये होगी 1 माइनस अंडर रूट ऑफ T1 बाय T3, ठीक है। इसमें W मैक्स क्या होगा, CP अंडर रूट ऑफ T मैक्स माइनस अंडर रूट ऑफ T मिनिमम का स्क्वायर, ठीक है। ये जो कंडीशन है मैक्सिमम वर्क की है, ठीक है।
अब मैं एक और केस लिखता हूं, कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी। अगर मैक्सिमम एफिशिएंसी को मैक्सिमम करना हो तो क्या करेंगे आप? तो उसमें आरपी जो होगा मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही आरपी मैक्स होगा एफिशिएंसी मैक्सिमम हो जाएगी। तो ये क्या होगा, T3/T1 गामा अपॉन गामा माइनस 1, या फिर आप इसको बोल लीजिए कि आरपी ऑप्टिमम का स्क्वायर। ये पहली कंडीशन। दूसरी, इसके लिए एफिशिएंसी ऑफ मैक्सिमम की वैल्यू क्या होगी, 1 माइनस T1/T3। ये याद रखिए, उसमें रूट था, इसमें T1/T3 हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डब्ल्यू नेट क्या होगा इस केस के लिए, मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए डब्ल्यू नेट क्या होगा, डब्ल्यू नेट बिकम 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, मैं इसका कर्व ड्रॉ कर देता हूँ कि इसका जो कर्व होगा आपको फिर एक बार में सब चीज़ क्लियर हो जाएगा उस कर्व से। ठीक है, अगर मैं ये आरपी को बढ़ा रहा हूँ तो सबसे पहले आप ये देखिए, अगर मैं आरपी को बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो एफिशिएंसी बढ़ती जाएगी और इस पॉइंट पे आ जाएगी। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है मान लीजिए मैक्सिमम का है, तो यहाँ पे आरपी जो होगा वो मैक्सिमम होगा। ठीक है, और यहाँ एफिशिएंसी ऑफ मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी होगी, 1 माइनस T1/T3 होगी इस पॉइंट पे। ठीक है, अब अगर मैं उसका ड्रॉ करूँ वर्क का, तो वर्क होगा ये यहाँ मैक्सिमम मिलेगा और फिर ये 0 हो जाएगा आरपी मैक्स पे। मैंने क्या बोला था, आरपी मैक्स पे इस जगह पे डब्ल्यू क्या होगा, नेट 0। और ये जो आरपी ऑप्टिमम है, ये क्या है, आरपी ऑप्टिमम। यहाँ पे ये जो वर्क होगा ये डब्ल्यू मैक्स होगा, डब्ल्यू नेट जो है, नेट वर्क जो है वो मैक्स होगा। और वो कितना है, CP रूट T मैक्स डेट इज T3 T मिनिमम का स्क्वायर। और यहाँ जो एफिशिएंसी ऑप्टिमम है इस पॉइंट पे, ऑप्टिमम एफिशिएंसी वो क्या होगी, 1 माइनस T1/T3, यहाँ रूट लग जाएगा। ठीक है, और आरपी जो मैक्स है वो आरपी ऑप्टिमम का स्क्वायर होगी। आरपी ऑप्टिमम स्क्वायर होगी आरपी मैक्स के, अगर बराबर आपको करनी है तो आरपी ऑप्टिमम का स्क्वायर कर दीजिए, आरपी मैक्स प्रेशर मैक्सिमम प्रेशर रेशियो निकल जाएगा आपका। ठीक है, अब अगर हम मॉडिफिकेशन पढ़ें, मॉडिफिकेशन ऑफ ब्रेटॉन साइकिल, क्या पढ़ेंगे हम, मॉडिफिकेशन ऑफ ब्रेटॉन साइकिल। मैं आपको फिर जो मेन स्टैंडर्ड गैस साइकिल है मैं उन सबको लिखा दूंगा एक साथ कि किसमें कौन सा प्रोसेस है, वो प्रोसेस पर डायरेक्ट पूछता है। ठीक है, अब आपको याद रखते जाना है जो जो मैं लिखाते जा रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले अगर आप इंटरकूलर यूज कर रहे हैं तो इंटरकूलर से क्या होगा, इसका इसका काम क्या होता है, एम टू डिक्रीज कंप्रेशन वर्क। इसका काम क्या है, कंप्रेशन वर्क को डिक्रीज करना। सुपर हीटिंग, सॉरी, रीजनरेशन, रीजनरेशन का काम है एफिशिएंसी ऑफ साइकिल को इंक्रीज करना। ठीक है, अब हम एक बार रीजनरेशन देख लेते हैं कि रीजनरेशन क्या होता है, एक एक करके।
जनरेशन। ठीक है, ओके। रीजनरेशन हम देखते, सबसे पहले इसका डायग्राम हम देख लेते हैं। देखिए, ये कंप्रेसर है, यहाँ से कहाँ गए, कंबशन चैम्बर में। ठीक है, यहाँ से टरबाइन में गया। ठीक है, ये तो मान लीजिए ये 1 है, ये 2 है, ये A है, मैं भी इसको A बोल रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं भी A बोल रहा हूँ। ये टरबाइन है। ठीक है, तो ये टरबाइन का जो आउटलेट है ये गया यहाँ, जस्ट अ सेकेंड। एक सेकेंड। अब देखिए, ये कंप्रेसर है, ये 1, ये 2, यहाँ एक हीट एक्सचेंजर लगा होगा, ये यहाँ से गया, ये A पॉइंट है, यहाँ पे कंबशन चैम्बर, उससे निकला, ये 3 पे गया, यहाँ टरबाइन लगा हुआ है। टरबाइन का जो 4th पॉइंट है वो चला जाएगा इस हीट एक्सचेंजर पे। ये जो 4th पॉइंट है हीट एक्सचेंजर पे, ये यहाँ पे B मान लीजिए आप। मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो हम हमेशा क्या करते थे, रीजनरेशन मतलब क्या होता है, वेस्ट हीट को यूज़ करना ताकि एफिशिएंसी बढ़ जाए। तो टरबाइन के आउटलेट में जो हीट बची होगी, जो टेम्परेचर बचा होगा, उसको हम ले जाते हैं कंप्रेसर के बाद हीट करने के लिए, ताकि कंबशन चैम्बर में अमाउंट ऑफ हीट कम लगे। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं कि इसमें होता क्या है। देखिए, इसका जब मैं डायग्राम ड्रॉ करूँगा इसी चीज़ का, तो ये टीएल डायग्राम देखिए, 1 से 2 कंप्रेसर में गया। अब मैं क्या बोल रहा था, 2 से A एक हीट एक्सचेंजर पे गया। ठीक है, ये एक हीट एक्सचेंजर है 2 से A, तो ये 2 से A एक हीट एक्सचेंजर पे गया। अब A to 3, ये A से 3 में गया, किसमें, कंबशन चैम्बर पे। फिर 3 to 4 हुआ एक्सपांशन। अब ये जो 4 है वो वापस ये हीट एक्सचेंजर में गया और वो B पे आया। तो मान लीजिए ये जो 4 है ये B पे आया, ये यहाँ पे। फिर ये जो बना, ये ऐसा प्रोसेस हुआ। ठीक है, A 2 से A पे गया हीट एक्सचेंजर पे, और 4 to B पे हीट एक्सचेंजर पे आया। ठीक है, और A to B हुआ मेरा कंबशन चैम्बर पे। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ तो एक्चुअल में हुआ क्या है, ये है हीट एक्सचेंजर आपका, कंबशन चैम्बर में ये हीट एक्सचेंजर है। ठीक है, यहाँ पे 2 गया, A पे गया, 4 पे था और B पे आया। तो अगर मैं इफेक्टिवनेस बोलूँ हीट एक्सचेंजर की, वो क्या होता है, टेम्परेचर राइज। तो टेम्परेचर राइज क्या हुआ, TA माइनस T2 अपॉन जो मैक्सिमम टेम्परेचर डिफरेंस वो क्या था, T4 माइनस T2। ये ठीक है, तो इससे TA निकल जाएगा। आपको निकालना है, ये वैल्यू है, ये TA निकालना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, इतना डिटेल में तो नहीं आता एसएससी जेईई में, आपसे डायरेक्टली यहाँ से तो थ्योरी पूछता है। मैं फिर भी आपको थोड़ा सा न्यूमेरिकल के परसेप्शन से बता रहा हूँ कि मेंस में आपको काम आ जाए, अगर वो मेंस में पूछा तो। ठीक है, तो इफेक्टिवनेस यहाँ से निकल गया। जो यहाँ पे आपका इसका इफेक्ट क्या होता है, तो देखिए यहाँ क्या हो रहा है, टी मीन एडिशन बढ़ रहा है, क्योंकि देख लीजिए अब जो कंबशन चैम्बर है वो इस A to 3 में काम कर रहे हैं, नहीं तो 2 to 3 में काम करना पड़ता। तो टी मीन एडिशन बढ़ गया।
टी मीन रिजेक्शन भी कम हो गया। पहले जो रिजेक्ट हो रहा था वो 4 to 1 हो रहा था हाई टेम्परेचर के बीच, अब B to 1 होगा तो टी मीन रिजेक्शन भी कम हो गया, तो एफिशिएंसी बढ़ गई। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे डब्लू नेट पे नो चेंज है, नो चेंज, याद रखिए नो चेंज, डब्लू नेट में कोई चेंज नहीं हो रहा है, डब्लू नेट में नो चेंज हो रहा है, डब्लू नेट में नो चेंज हो रहा है। ठीक है, डब्लू नेट में नो चेंज हो रहा है। ठीक है, तो एफिशिएंसी ऑफ आइडियल की अगर मैं बात करूं रीजनरेटर की, अगर आइडियल में बोलूं तो 1 - T1/T3 मिनिमम अपॉन मैक्सिमम RP Γ-1 अपॉन गामा। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, इस फॉर्मूले को आप अच्छे से देखिए, और एक चीज़ मैं लिखने वाला हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन केस ऑफ रीजनरेशन, increase in pressure ratio result in decrease in efficiency। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या मैं बोल रहा हूँ कि आइडियल रीजनरेशन में अगर आप रीजनरेशन कर रहे हैं, कभी भी अगर आप रीजनरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पे अगर प्रेशर रेशियो बढ़ा रहे हैं तो एफिशिएंसी ड्रॉप होगी। सिंपल ब्रेटॉन साइकिल में प्रेशर रेशियो बढ़ाने से एफिशिएंसी बढ़ती है। ठीक है, इन केस ऑफ रीजनरेशन, इन केस ऑफ सिंपल ब्रेटन साइकिल, आरपी के बढ़ने से, प्रेशर रेशियो के बढ़ने से इंक्रीज इन एफिशिएंसी, उल्टा होता है, इंक्रीज इन एफिशिएंसी। ये पॉइंट हम देख चुके हैं पहले, ये मैंने आपको इस फॉर्मूले से बता दिया। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि वो बात किसी कर रहा है, वो रीजनरेटेड ब्रेटॉन साइकिल की बात कर रहे हैं, सिंपल ब्रेटॉन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इसमें आपको इतना ही पढ़ना है कि एक्चुअल में तो ये आपके जेई के सिलेबस में भी नहीं है, एसएससी जेई के, बट आपको इतना तो पता होना चाहिए, कई बार वो पूछ देगा तो। ठीक है, अब देखिए सम इम्पॉर्टेंट साइकिल। ठीक है, जिसमें पहला स्टर्लिंग, इसमें क्या होता है, 2 कांस्टेंट वॉल्यूम एंड 2 कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, तो मैं अगर इसको ड्रॉ करूं पीवी पे, तो ये होगा, जस्ट अ सेकेंड, 1 2 3 4 एंड 1। बट यहाँ पे आपको क्या होगा, यहाँ पे T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, यहाँ इस प्रोसेस के लिए वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है। ठीक है, इसकी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसकी एफिशिएंसी ऑफ स्टर्लिंग कितना होता है, 1 - T लोअर अपॉन T हाइयर, क्योंकि टेम्परेचर सेम है, हाइयर टेम्परेचर सेम है, लोअर टेम्परेचर सेम है। ठीक है, स्टर्लिंग हो गया 2 कांस्टेंट वॉल्यूम और 2 कांस्टेंट टेम्परेचर, दैट इज आइसोथर्मल। सेकेंड एरिक्सन साइकिल, एक बहुत फेमस है एरिक्सन साइकिल। ठीक है, कौन सा साइकिल, एरिक्सन साइकिल। इसमें 2 कांस्टेंट प्रेशर एंड 2 आइसोथर्मल।
ठीक है, तो अगर मैं इसको ड्रॉ करूं, कहाँ पे अगर मैं इसको ड्रॉ करूं, पीवी में ही अगर मैं इसको ड्रॉ कर लूं, सो 1 2 कांस्टेंट प्रेशर 3, यहाँ पे 4। देखिए ये दिख आपको किसके जैसा रहा होगा पता है, ब्रेटॉन साइकिल के जैसे, बट ये ब्रेटॉन साइकिल नहीं, क्योंकि ब्रेटॉन साइकिल में 1 to 2 ये जो प्रोसेस हम पढ़े थे ना, ये हम रिवर्सिबल एडियाबैटिक या आइसेंट्रोपिक पढ़े थे, बट यहाँ पे ये कांस्टेंट टेम्परेचर है, याद रखिएगा ये दोनों चीज़ को, ठीक है। एफिशिएंसी ऑफ एरिक्सन, ये भी 1 माइनस टी लोअर अपॉन टी हायर, क्योंकि दो टेम्परेचर लिमिट के बीच है तो सेम यही होगा। थर्ड, कार्नोट साइकिल, टू आइसोथर्मल एंड टू रिवर्सिबल एडियाबैटिक, यहाँ एडियाबैटिक है, ठीक है। तो अगर मैं इसका ड्रॉ करूँ डायग्राम, तो वो कुछ इस तरह बनता है। 1 2 3 एंड 4, ठीक है। और अगर इसका मैं टीएस ड्रॉ करूँ तो बड़ा सिंपल होता है, टीएस कुछ इस तरह बनता है। इसका टीएस कैसा बनता है, रेक्टेंगल, ठीक है। तो ये जो है ये टी हायर एंड दिस इज टी लोअर। सो इस एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट क्या होती है, 1 माइनस टी लोअर अपॉन टी हायर। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात नोट, कई बार ये क्वेश्चन आया है, वर्किंग बिटवीन सेम टेम्परेचर लिमिट, efficiency of Carnot is equal to efficiency of Stirling is equal to efficiency of Ericsson। ये याद रखना, ये तीनों ही साइकिल कंप्लीटली रिवर्सिबल साइकिल है, ये साइकिल तीनों रिवर्सिबल साइकिल है, तो इसलिए इन तीनों की एफिशिएंसी सेम है। ऑल द रिवर्सिबल, कार्नोट का जो थ्योरम था वो ये था ना कि ऑल द रिवर्सिबल साइकिल वर्किंग बिटवीन सेम टेम्परेचर लिमिट विल हैव सेम एफिशिएंसी। तो ये तीनों ही रिवर्सिबल साइकिल है, इसलिए इन तीनों की सेम टेम्परेचर लिमिट में एफिशिएंसी सेम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है, इस अगर वो क्वेश्चन पूछ दिया कि गिवन टेम्परेचर लिमिट में एफिशिएंसी मैक्सिमम किसकी होगी, उसने ऑप्शन दिया है कार्नोट, स्टर्लिंग, एरिक्सन या ऑल ऑफ द अबव, आप कार्नोट मार के आ जाएंगे, लेकिन उसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि सेम होती है तीनों की एफिशिएंसी, तो तीनों का एफिशिएंसी मैक्सिमम होगी सेम टेम्परेचर लिमिट में। अब एक और साइकिल आता है एटकिंसन साइकिल, एटकिंसन साइकिल, ठीक है। इसमें क्या होता है, दो आइसेंट्रोपिक, एक कांस्टेंट वॉल्यूम, एक कांस्टेंट प्रेशर। एक्चुअली इसको हम ऑटो साइकिल से डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे, ठीक है। अगर मैं ये पीवी डायग्राम ही ड्रॉ कर लूं, तो ये 1 से 2, 2 से 3, ये 4, अगर ऐसा साइकिल हुआ और अगर आप इसको एक्सपांड कर दिए ऐसा 4 डैश, ठीक है, तो ये एटकिंसन साइकिल बन जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, 1 2 3 4 एंड 1,
ये क्या साइकिल है? ऑटो साइकिल, जिसमें टू कांस्टेंट वॉल्यूम, जिसमें टू कांस्टेंट वॉल्यूम एंड टू आइसेंट्रोपिक होगा। ठीक है, 1 2 3 4 डैश और 1, ये होगा एटकिंसन साइकिल। ठीक है, क्लियर। अब मैं अगर एक और ड्रॉ करूं, डीजल साइकिल, डीजल साइकिल में सारे साइकिल आपको यहाँ लिखा दे रहा हूँ कि किसमें कौन से प्रोसेस होते हैं। तो डीजल साइकिल में टू आइसेंट्रोपिक, 1 वॉल्यूम कांस्टेंट प्लस 1 प्रेशर कांस्टेंट। अब आप पूछेंगे कि सर एटकिंसन में भी आपने कांस्टेंट वॉल्यूम लिखा है और कांस्टेंट प्रेशर लिखाया है, तो यहाँ पे एक चेंज है क्या, कि यहाँ कांस्टेंट वॉल्यूम में हीट एडिशन होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, और कांस्टेंट प्रेशर पे हीट रिजेक्शन होता है एटकिंसन में। वहीं अगर मैं बात करूं डीजल की, तो कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एडिशन होगा और कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट रिजेक्शन होगा। आई होप अब आपको समझ आ रहा होगा फर्क। ठीक है, तो ये साइकिल ही चेंज हो जाएगा। कैसे, देखिए, अगर मैं पीवी ड्रॉ करूं, ठीक है, तो दिस इज 1, दिस इज 2, यहाँ 2 से 3 में कांस्टेंट प्रेशर में हीट ऐड हुआ, ये 4 और ये ऐसा। ठीक है, तो देखिए ये यहाँ पे कांस्टेंट क्यू सप्लाइड हो रहा है कांस्टेंट प्रेशर पे, क्यू रिजेक्ट हो रहा है कांस्टेंट वॉल्यूम पे। सो इसका मॉडिफिकेशन मैं आपको बताता हूँ, 1 2 3 4 1, ये क्या है? डीजल साइकिल। इसी का मॉडिफिकेशन अगर आप करेंगे ना इस तरह से, ऐसे 4 डैश और ये क्यू रिजेक्ट आप यहाँ कर देंगे, तो यही बन जाएगा ब्रेटॉन साइकिल। ब्रेटॉन साइकिल में क्या होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4 डैश 1, ये क्या हो जाएगा? ब्रेटॉन साइकिल। तो यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ समरी करके, कि ब्रेटॉन साइकिल में क्या प्रोसेस होता है? 2 आइसेंट्रोपिक प्लस 2 कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, एक और बस बच गया है अब आपका डुअल साइकिल। डुअल साइकिल, इसको हम बोलते हैं सेमी डीजल, या इसको बोलते हैं हाई स्पीड डीजल। डीजल जो होता है वो लो स्पीड में चलता है। डीजल साइकिल हम यूज करते हैं हाई लोड एंड लो स्पीड। तो अगर स्पीड बढ़ानी है तो उसको हम मॉडिफाई कर देते हैं, तो वो बन जाता है डुअल साइकिल। तो हाई स्पीड डीजल साइकिल इज ऑल्सो नोन एज डुअल साइकिल। अब डुअल साइकिल क्या होता है? ये पीवी, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। इसका मैं लिख देता हूँ मेन चीज, जो हीट ऐड होगी वो दो प्रोसेस से होगी। हीट ऐड होगी कांस्टेंट वॉल्यूम प्लस कांस्टेंट प्रेशर। हीट रिजेक्ट होगी कांस्टेंट वॉल्यूम पे, ये याद रखिए आप।
ठीक है, यहाँ जो हीट है ये दोनों ही क्यू सप्लाइड है और यहाँ है क्यू रिजेक्ट। ठीक है, तो क्यू रिजेक्ट टोटली हो रही है कांस्टेंट वॉल्यूम पे और हीट ऐड हो रही है कांस्टेंट वॉल्यूम पे और कांस्टेंट प्रेशर मिक्स पे, दोनों को मिला के हीट ऐड होती है। ठीक है, अब एक लास्ट साइकिल और हम पढ़ लेते हैं, चलिए लास्ट वाला भी नहीं छोड़ते, उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। एक होता है लियोनार साइकिल। इसकी खासियत क्या है? ये है 3 प्रोसेस साइकिल। ये है 3 प्रोसेस साइकिल। अभी तक हम देख रहे थे मोस्टली 4, ड्वेल में 5 प्रोसेस, ये 3 प्रोसेस साइकिल। ठीक है, तो अगर मैं इसको ड्रॉ करूं PV में तो ये कुछ ऐसा बनता है। 1 2 दिस इज 3 एंड 3 2 1, तो ये ऐसा बनता है। ठीक है, ये PV गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो लियोनार साइकिल क्या कंसिस्ट करती है? वॉल्यूम कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट और एडियाबैटिक। ठीक है, ठीक है, तो ये आपकी पूरी मेन साइकिल है। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपसे क्वेश्चन ये साइकिल से डायरेक्टली पूछ दें। अगर आप इस साइकिल को पढ़ लेंगे तो अगर आप प्रीवियस ईयर के इसके क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे तो आपसे बड़े आराम से बन जाएंगे। हाँ, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि गैस साइकिल आपके सिलेबस में लिखा नहीं है, बट आपको इतना पता होना चाहिए और ये सारे साइकिल पता होना चाहिए क्योंकि साइकिल तो आपसे कॉमनली पूछेंगे ही। वो मे बी न्यूमेरिकल पोर्शन जो डेप्थ में ना पूछे, बट जो मैं थ्योरी बताएं वो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, खासकर कि एफिशिएंसी ऑफ ब्रेटॉन क्या होती है। ब्रेटॉन की एफिशिएंसी अगर 20% है, रेनकाइन की 40% है, तो दोनों में एफिशिएंसी ज़्यादा किसकी होती है? तो दोनों में एफिशिएंसी किसकी ज़्यादा होगी? रेनकाइन से। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि रेनकाइन की एफिशिएंसी ज़्यादा क्यों होती है कंपेयर टू ब्रेटॉन, तो आप बताना कि ब्रेटॉन में जो कंप्रेशन होता है वो होता है गैस का कंप्रेशन, और गैस का जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा होता है। वहाँ पर यूज़ होता है पंप। पंप कंप्रेस करता है, आई मीन पंप जो प्रेशराइज करता है वो किसका करता है? लिक्विड का। लिक्विड का स्पेसिफिक वॉल्यूम बहुत कम होता है, तो वहाँ पे पंप वर्क को नेग्लेक्ट कर दे रहे थे आप। बट यहाँ पे कंप्रेसर वर्क को नेग्लेक्ट नहीं करेंगे आप, क्योंकि वहाँ कंप्रेसर में गैस यूज हो रही है और गैस का स्पेसिफिक वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। तो VDP के कॉन्सेप्ट से वर्क ऑफ कंप्रेशन इज एप्रिशिएबल, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये था आपका गैस साइकिल से रिलेटेड चीज़ें। आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो मिलते हैं अब अगले टॉपिक पे, तब तक आप पढ़ते रहिए। ओके, गुड बाय।